हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से ही हम लगातार अभी पढ़ रहे हैं अपने वीडियोस में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी सीखने से संबंधित सिद्धांत ही है, जिसको स्किनर ने पेश किया था। यानी स्किनर थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस चीज को आधार मानते हुए सीखने से संबंधित सिद्धांत पेश किए हैं। ये आखिरी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत को पेश किया है। और हम लोगों ने भी ये लास्ट वीडियो है जो सीखने से संबंधित जो सिद्धांत उन्होंने पेश किया है वो पढ़ रहे हैं। यानी इससे पहले जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत को पेश किया है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यानी थॉर्नडाइक की थ्योरी सीखने से संबंधित जो थी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने कॉलर जो कि गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत थे उनका सूझ का सिद्धांत पढ़ा, और पैवलव की क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत सीखने से संबंधित पढ़ा। तो ये हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो स्किनर थ्योरी है, और वो लास्ट है मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने से संबंधित सिद्धांत पेश किया। और हमारा भी ये सीखने से संबंधित जो है वो आखिरी टॉपिक चल रहा है। तो स्किनर यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ खास चीज को आधार बनाते हुए अपने सिद्धांत को पेश नहीं किया है। हम लोगों ने जो पहले सिद्धांत पढ़ा है जो भी मनोवैज्ञानिकों के, उन्हीं के चीजों को आधार मानते हुए अपने तरीके से इन्होंने सिद्धांत को पेश किया है। तो आप लोग जानोगे कि इनके सिद्धांत में बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोगों का इनका सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे यानी उनकी विचारधारा से ही मिलता जुलता है। यानी थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और ये भी एक व्यवहारवाद के अंतर्गत ही अपने सिद्धांत को दिए हैं। बस इनका थोड़ा सा तरीका अलग है और उस चीज को एक अलग दृष्टिकोण से पेश किया है। तो इनके जो सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादक अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए तो कौन थे, यानी B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि अमेरिका यानी USA के रहने वाले थे, यानी निवासी थे। एग्जाम्स में ये दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपना सीखने से संबंधित सिद्धांत पेश किया उस पे जो इन्होंने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो किस पे किया है, तो चूहे व कबूतर पे। तो सबसे पहले इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था, और दूसरा प्रयोग इनका था जो वो कबूतर पे था। उसके बाद इन्होंने जो चूहे पे जो सबसे पहला प्रयोग दिया था वो 1938 ईस्वी में दिया था। यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैंने नोट कर दिया है। तो इनका जो चूहा का प्रयोग था उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम प्रयोग था उनका चूहे पे। इस स्किनर बॉक्स प्रयोग के नाम से इसको इनके शिष्यों ने फेमस किया था। जब ये प्रयोग इन्होंने चूहे पे किया था तब स्किनर ने अपने प्रयोग का नाम रखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने उनका नाम बदलकर स्किनर बॉक्स रखा और उसी नाम से इनका ये प्रयोग फेमस हुआ। दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पे किया था, यहाँ आप लोग देख सकते हो, जो कि 1943 ईस्वी में किया था। और इन्होंने ये दोनों ही प्रयोग अपने सेम विचारधारा को प्रूफ करने के लिए एक लगभग ये दोनों ही प्रयोग समान है और एक ही तरह से किया था, बस ईयर अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने इनके जो सिद्धांत का उपागम है वो क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया, जैसा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। थॉर्नडाइक ने भी अपने जो सीखने के नियम दिए हैं, प्रभाव के नियम, तो उनके इस नियम को ही आगे बढ़ाते हुए स्किनर ने ये सिद्धांत पेश किया है। प्रभाव यानी कोई भी चीज यानी कोई भी अनुक्रिया को हम कंटिन्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम उसके प्रभाव के आधार पे, प्रभाव अच्छा है, हमारे मन के लायक है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं प्रोत्साहित कर रहा है, नहीं पसंद, तो हम उसे छोड़ देंगे, नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट किया है कि उद्दीपन और अनुक्रिया उपागम। उद्दीपन किसे कहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि हर पल हमारे आसपास उद्दीपन होता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी कोई व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। अनुक्रिया यानी उद्दीपन के प्रति किए गए क्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी मैंने डिफाइन किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्किनर के सिद्धांत को और भी कई नामों से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है कि एग्जाम्स में कई नाम लेके पूछा जाता है ऑप्शन में। तो स्किनर के सिद्धांत को स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत या अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंग्लिश में स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद RS थ्योरी यानी हिंदी में
क्रिया उद्दीपन सिद्धांत, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अधिकतर इस नाम से भी आता है और एक इस नाम से आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, ये दो नाम। तो आरएस जो थ्योरी है ये थॉर्नडाइक की थ्योरी के, यानी जो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़े थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एस आर थ्योरी। उनके थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, थॉर्नडाइक के एस आर थ्योरी के नाम से। तो ऐसा थ्योरी यानी पहले स्टिमुलस आया, उद्दीपन आया, फिर रिस्पॉन्स हुआ और उन दोनों के बीच अनुबंधन हुआ यानी बंधन हुआ, और उस अनुबंधन के रूप में, और अनुबंधन क्यों हुआ, क्योंकि हमें पुनर्बलन मिला यानी रेनफोर्समेंट मिला हमें, और हमने सीखा उसके आधार पे, यानी पहले स्टिमुलस देन रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन इनका जो थ्योरी है वो आरएस थ्योरी यानी उल्टा है, यानी पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस के रूप में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, फिर उस पुनर्बलन के आधार पे अनुबंधन बना यानी कंडीशनिंग हुआ हमारे साथ और हम सीखे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये यानी थॉर्नडाइक की थ्योरी एसआर थ्योरी और जो स्किनर का थ्योरी है वो आरएस थ्योरी। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों चीज का यहाँ भी यूज है और ये दोनों चीज का यहाँ भी यूज है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी जो कि हमारे नीड के अनुसार हम में अनुक्रिया उत्सर्जित होता है, यानी यहाँ पे भी इन्होंने अनुक्रिया को ही इंपॉर्टेंट माना है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इनके इस नाम से भी जाना जाता है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, यानी रेखीय क्रमित, यानी इन्होंने रेखा के आधार पे सीखने को अलग अलग अंश में बांटकर भी पेश किया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद स्किनर बॉक्स का प्रयोग इस नाम से भी जाना जाता है। तो इतने इनके उपनाम है, आप लोग याद कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सिद्धांत को व्यवहार के अंतर्गत पेश किया है, इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहार को इंपॉर्टेंट बताया है, यानी महत्व दिया है। दो प्रकार के व्यवहार इनके अनुसार बताया गया है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जिसको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड बिहेवियर भी कहा जाता है, यानी जिसमें उद्दीपन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी जब उद्दीपन आता है तभी हम व्यवहार करते हैं, यानी उद्दीपन का देन होता है हमारा व्यवहार। जैसे भोजन उद्दीपन हुआ और लार का आना अनुक्रिया हुआ, तो इसमें उद्दीपन होगा तभी हम अनुक्रिया करेंगे। तो इस तरह से भोजन देख के लार आना इसका एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद इन्होंने दूसरा अपना व्यवहार, दूसरे प्रकार के व्यवहार बताया, यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसको ऑपरेंट बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। इन्होंने इसी को आधार मानते हुए अपने सिद्धांत को पेश किया है, यानी जो अनुक्रिया उद्दीपन की देन नहीं होती है, उद्दीपन पे आधारित नहीं होती है, यानी जो व्यवहार यानी जो अनुक्रिया हम उद्दीपन के बिना करते हैं, यानी उछलना कूदना किसी भी चीज को पाने के लिए, यानी हमारे अंदर नीड है, अभिप्रेरणा है, जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, हाथ पैर मारना, इस तरह से। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना ये प्रयोग भी इसी चीज को प्रूफ करने के लिए किया है, यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार को ही इन्होंने अपने सिद्धांत में महत्व दिया है। अब उसकी हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में किस चीज को आधार मानते हुए अपने प्रयोग सिद्ध किए हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग में अनुक्रिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, सबसे ज्यादा बल दिया है, और इसी के आधार पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इनका ये कहना था कि पहले हमारे अंदर अभिप्रेरणा होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है हमारे अंदर, तो हमें वो महसूस होने लगता है और हम क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड देना शुरू करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और जब उस अनुक्रिया के फलस्वरूप हमें पुनर्बलन यानी रेफोर्समेंट मिलता है, वो रेफोर्समेंट भी अगर हमें अच्छा मिला तो हम उस व्यवहार को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर हमारे मन के हिसाब से, हमारे जरूरत के हिसाब से हमें नहीं मिला कोई रेफोर्समेंट तो हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से इनका ये कहना था कि पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपन आता है, यानी उद्दीपन के रूप में हमें पुनर्बलन मिलता है, और उसी के आधार पे हम उस उद्दीपन के साथ यानी पुनर्बलन के साथ एक बंधन बनाते हैं, जिसको अनुबंधन कहते हैं, यानी साहचर्य स्थापित हो जाता है और हम उस चीज को सीख जाते हैं। तो इसी आधार पे इन्होंने ये दो सिद्धांत पेश किए हैं। ये सिद्धांत जो चूहे पे पेश किया था उन्होंने, पहला सिद्धांत अपना, इसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने के कक्ष में, जहाँ की हर तरह से साउंड, रोशनी, हर तरह से उनका एक कक्षा, प्रयोगात्मक कक्ष था जो कि कंट्रोल में था, सब कुछ
एक प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने चूहे को एक बॉक्स में रखा, जो बॉक्स में एक छिद्र था और जो खाना था वो गोली के रूप में बाहर था, जो कि ट्रे के अंतर्गत आता था साउंड होके। इस तरह से आप बोल सकते हो कि मैगजीन एक स्विच था, उसको प्रेस करने पे खड़खड़ खड़खड़ का आवाज आता था और चूहे को उसी के आवाज के अंतर्गत खाने के रूप में गोलियां गिरती थी। तो इसमें क्या प्रयोग था आपका कि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रोशनी है जो हल्की हल्की आ रही है इसके बॉक्स में। इस तरह से ये लीवर है जो उसके पैर के पास है और ये यहाँ पे भोजन का ट्रे है और यहाँ पे छिद्र है वो भोजन उस छिद्र से गिरता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा नीड कि चूहा कई दिनों तक भूखा होता है, प्यासा होता है। तो जब उसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है तो वो अपने आप को अनसेफ और जरूरतमंद मानने लगता है और उसी वजह से भूख के मारे वो अपना उछलना कूदना, इधर उधर दौड़ना भागना, इस चक्कर में क्या होता है कि उसका अचानक जो पैर होता है वो लीवर पे दबता है और लीवर पे दबते ही जो खाना है वो गोली के रूप में उस छिद्र से चूहे के पास गिर जाता है और चूहा खा लेता है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला कि इसमें भी यही प्रूफ किया गया है कि उसे भूख लगी, उसके बाद उसने पहले अनुक्रिया किया, उसको खाना नहीं दिखा, उसको कुछ भी उद्दीपन नहीं दिखा, उसने अनुक्रिया किया, अचानक उसका पैर लीवर पे गया और दबा और खाना गिरा। इसी तरह से करते करते वो डायरेक्ट क्या करता, लीवर दबाता तो उसको भोजन मिलता है। यानी यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है भोजन के रूप में, जो उद्दीपन मिल रहा है। तो यहाँ पे अनुक्रिया पहले हुआ, भोजन यानी उद्दीपन बाद में मिला और वो उसके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट था, उसका पेट भरा, उसको खाना मिला, जिस चीज की वो प्रयास कर रहा था लेने के लिए, अपनी अभिप्रेरणा, अपनी भूख को मिटाने के लिए, वो उसको मिला। तो वो बार बार ये चीज लीवर दबा के खाना लेने लगा और वो सीख गया। उसके बाद दूसरा प्रयोग भी उन्होंने कबूतर पे ही किया, उसको भी एक बॉक्स में रखा गया इसी तरह से और लीवर उसके पैर के पास था और उनका ऐसा कंडीशन था कि वो दाहिनी ओर ही उसका लीवर था, यानी पूरे गोल चक्कर घूम के कबूतर उस दाहिनी ओर जो लीवर था उसको प्रेस करे और दाना छेद से आए, बॉक्स के छेद से, और वो खा ले। तो इनका भी ऐसा ही था कि कबूतर इधर उधर फड़फड़ाना शुरू किया, फड़फड़ाते फड़फड़ाते उसका पैर लीवर पे दबा और लीवर पे दबते ही क्या हुआ कि खाना उसके पास आ गया। तो उसे भी ऐसा पता चल गया कि हाँ अब ये पैर यहाँ पड़ेगा तो खाना मिलेगा। उसे भी पॉजिटिव रिफोर्समेंट मिला, तो वो भी ये व्यवहार के साथ अपना साहचर्य यानी अनुबंधन स्थापित किया। यानी पहले अनुक्रिया किया, फिर उद्दीपन मिला और उसके साथ उसका पॉजिटिव पुनर्बलन था यानी रिफोर्समेंट था पॉजिटिव। तो उसने इस व्यवहार को कंटिन्यू रखा और सीखा। यही अगर उसको खाना नहीं मिलता तो क्या होता, उसका लीवर दबाने का कोई मीनिंग नहीं होता और वो ये व्यवहार नहीं करता और वो भूल जाता। तो जो हमारा है वो पुनर्बलन के आधार पे भी डिपेंड करता है कि किसी चीज को हम कितना सीखेंगे। तो अगर हम पुनर्बलन की बात करें तो इनके सिद्धांत में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं यानी घनात्मक और ऋणात्मक। घनात्मक में जो कार्य करते हैं उसके अनुकूल हम पुरस्कार देते हैं तो वो घनात्मक होता है, और जो दंड देते हैं तो वो ऋणात्मक होता है। तो वो व्यवहार का अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इसे पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। उसके बाद पुनर्बलन अनुसूची की बात करें तो पुनर्बलन देने के भी कई तरीके होते हैं, यानी ये भी दो प्रकार के हैं, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन यानी किसी भी व्यवहार की जब पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव मतलब अच्छा कोई काम करता है तो जो उसको बार बार रिफोर्समेंट दिया जाता है उसको सतत पुरस्कार कहते हैं। और आंशिक पुरस्कार यानी हर व्यवहार को, हर अच्छे काम को करने के बाद जरूरी नहीं है कि उसे रिफोर्समेंट दिया ही जाए, कभी कभी दिया जाए तो उसको आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। आंशिक पुनर्बलन को भी दो भागों में बांटा गया, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का आधार है अनुक्रिया, यानी इसको आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता चला कि जो स्किनर का थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है, किस पे है, यानी इस चीज को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, यानी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम जो उन्होंने पेश किया था उस पे, यानी इन्होंने उन्हीं सभी चीजों को आधार मानते हुए अपने विचारधारा को पेश किया है एक नए तरीके से। तो बस आप लोगों को कुछ भी इसमें नहीं समझना है, आप लोगों को यही समझना है रिस्पॉन्स, उसके बाद रिफोर्समेंट यानी उद्दीपन आता है पुनर्बलन के रूप में, और अगर वो सही हुआ, सकारात्मक हुआ तो
कंटिन्यू होता है व्यवहार, साहचर्य अनुबंधन बनता है, और नहीं हुआ सही उसके अकॉर्डिंग, उसको नीड पूरा उसकी नहीं हुई, तो वो उस अनुक्रिया को वहीं भूल जाता है, यानी सीखना बंद कर देता है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे कि स्किनर थ्योरी के जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्व है, इनके सिद्धांत को दिया जाता है, यानी ये कितना हेल्पफुल है शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये भी प्रेरणा पे बल देता है। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में भी पता चला है कि अभिप्रेरित होना किसी भी अनुक्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें पुनर्बलन मिलता है, तो इसमें अभिप्रेरणा भी पुनर्बलन के रूप में मिलता जाता है। उसके बाद बालकों के वांछित व्यवहार में बदलाव के लिए, यानी अगर बालकों का वांछित व्यवहार है तो उसमें पुनर्बलन यानी घनात्मक और ऋणात्मक जिस भी प्रकार का हो, उसके आधार पे इनके व्यवहार को में बदलाव लाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है पुनर्बलन के रूप में। अब क्रिया के अनुसार पुनर्बलन तुरंत देना, यानी अगर हम कोई अनुक्रिया किए हैं, अगर चूहा ने लीवर दबाया है तो उसको खाना तुरंत मिला, न कि 4 घंटे 5 घंटे बाद। अगर 4 घंटे 5 घंटे बाद मिलेगा तो वो लीवर दबाने का और खाना मिलने का कोई भी अनुबंधन नहीं बना पाएगा। इसलिए तो इसमें आप जैसे कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी या फिर कोई भी प्राइज, पुरस्कार, रिफोर्समेंट तुरंत दीजिए, ना कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, तो समय भी उसका सही होना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर बालक में नकारात्मक व्यवहार पे दंड देकर व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। अगर बालक पढ़ाई नहीं कर रहा है या कोई भी पेरेंट्स के अनुसार या टीचर के अनुसार या कहीं भी समाज में अच्छी कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको हम ऋणात्मक यानी नकारात्मक पुनर्बलन देके, यानी दंड देके, उसको सजा देके हम उसके व्यवहार को कई हद तक सुधार सकते हैं। तो ये भी इस चीज को बताता है इनके सिद्धांत में। बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है, यानी इनका ये कहना था ही कि इनके सिद्धांत में अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने ये कहा, इनके सिद्धांत के अनुसार पता चला कि बालक को अनुक्रिया के आधार पर सिखाया जा सकता है। तो ये हमारा जो स्किनर का सिद्धांत है वो यहाँ खत्म होता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से टॉपिक। तो जो हमने जितने भी आपको सीखने संबंधित सिद्धांत बताए हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। इन्हीं सब के अगर आप लोग थ्योरी समझ जाते हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग कभी भी मिस करके नहीं आओगे। तो इस तरह से आप लोग, मैंने जो भी ये चारों थ्योरीज बताए हैं सीखने संबंधित, वो आप पढ़ो और एग्जाम्स में अच्छे स्कोर लाओ। चलिए, मेरे अभी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।